हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, जिसमें हम जनरल जानेंगे कि जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें 3 फेजेस होती है, हम उन फेजेस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज इमरजेंसी केयर, उसमें हमें क्या करना होता है, डेफिनेटिव केयर क्या होती है और रिहैबिलिटेशन क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो फेज होता है दैट इज इमरजेंसी केयर। तो इमरजेंसी केयर में हम इसे टर्म्स में याद करते हैं, दैट इज राइस, आर फॉर रेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसको हम रेस्ट कराते हैं, जिसके लिए हम स्प्लिंट्स यूज कर सकते हैं। स्प्लिंट्स में अगर आप बाहर है, हॉस्पिटल में नहीं है, तो आप किसी भी न्यूज़पेपर को यूज कर सकते हैं या किसी अम्ब्रेला को यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्रोकन स्केल्स को यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी मटेरियल जो उसको स्टेबल रख सके उस पार्ट को, वो हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आई फॉर आइस थेरेपी। व्हाट इज आइस थेरेपी? जब भी हमारे कहीं चोट लगती है तो वहां पे स्वेलिंग आती है, तो उस स्वेलिंग को आइस थेरेपी से हम रिड्यूस करके रख सकते हैं, ताकि अगर हमें बाद में क्लोज मैनिपुलेशन की या ओपन रिडक्शन की जरूरत पड़े तो वहां स्वेलिंग ना हो। इसके लिए हम पेशेंट को आइस थेरेपी देते हैं। थर्ड वन है सी फॉर कंप्रेशन। व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन के द्वारा भी हम क्या करते हैं, क्रैब बैंडेज या उसकी हेल्प से उसके जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एंड फोर्थ, ई फॉर एलिवेशन। व्हाट इज एलिवेशन? एलिवेशन में हम जिस भी पार्ट में चोट लगी है कोशिश करते हैं उसे हर्ट के लेवल से ऊपर रख सके, ताकि वहां पे ज्यादा स्वेलिंग ना हो। यहाँ आप डायग्राम्स में देखेंगे, फर्स्ट रेस्ट, जिसमें इसमें स्प्लिंट्स का यूज किया गया है। सेकेंड, आइस थेरेपी, जहां पे चोट लगी है वहां पे हम आइस बैग्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड वन, कंप्रेशन, जिसमें हमने क्रैब बैंडेज का यूज किया है, जो ना टाइट बांधनी है ज्यादा, ना ज्यादा लूज बांधनी है, जिसे हमें नॉर्मल प्रेशर के साथ बांधना है। एंड फोर्थ वन इज एलिवेशन, जिसमें हम कोई भी पिलो या हम लोग किसी भी सपोर्ट के साथ में उसे एलिवेट कर सकते हैं, हर्ट के लेवल से ऊपर उठा सकते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। रेस्ट टू पार्ट। अब इसमें क्या हम स्प्लिंट में यूज कर सकते हैं, यहाँ देखिए, हम इसमें फोल्डेड न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं, हम कोई भी फुट रूल, कोई स्केल यूज कर सकते हैं, हम कोई पिलो यूज कर सकते हैं, या फिर कोई वुडन प्लैंक हो, या हम कोई बैम्बू स्टिक्स हो उनको यूज कर सकते हैं, या कोई एम्ब्रेला हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो उस पर्टिकुलर पार्ट को स्टेबल रखने की कोशिश करे, ताकि मूवमेंट के कारण फर्दर पेशेंट को चोट ना लगे, उन सभी चीजों को हम स्प्लिंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने स्प्लिंट लगा दिया, लाइक ये मेरा हाथ है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसको सपोर्ट देने के लिए न्यूज़पेपर लगा दिया। अब उस न्यूज़पेपर को मेरे हाथ के साथ जोड़ के रखने के लिए हमें फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी, हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम स्प्लिंट के लिए हम कोई भी लंबा कपड़ा यूज कर सकते हैं, जिसे हम उसको बांध के उसको वहां पे स्टेबल किया जा सकता है। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार जब भी फ्रैक्चर होता है तो आपको वहां डिफॉर्मिटी दिखती है। अगर आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं तो उसे माइनर ट्रैक्शन के द्वारा आप उसे रिड्यूस करके फिर आप उसको स्प्लिंटिंग कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसे स्प्लिंटिंग कर दीजिए। जब हम उसको रिड्यूस करते हैं तो पेशेंट को माइनर पेन होगा, बट दैट इज ओके। उसको उस टाइम पे रिडक्शन करना जरूरी होता है, ताकि जो बोन है वो फर्दर हमारी स्किन को, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को डैमेज ना करे। उसके बाद अगर आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आप कोई डॉक्टर हैं या नर्सिंग स्टाफ है, तो उस कंडीशन में आप जब भी स्प्लिंटिंग कर रहे हैं तो आप पेशेंट की नर्व चेक करेंगे कि कोई भी नर्व इंजरी तो नहीं हुई है, उसके इम्पल्स चेक करेंगे। फिर उसके बाद में जब आपने स्प्लिंटिंग की है उससे पहले और उसके बाद में कोई भी जो डिस्टल पार्ट है आप उसकी पल्स चेक करेंगे, उसकी नर्व सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि हमने स्प्लिंट जो है इस तरीके से बांध दिया कि उस पर्टिकुलर पार्ट की हमारी नर्व डैमेज हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम पल्स चेक करेंगे। अगर आपको पल्स एब्सेंट मिल रही है तो आप इमरजेंसी में उसे ले जा सकते हैं, उसी टाइप पे इमरजेंसी केयर की जरूरत पड़ेगी। अब इसके फायदे क्या होते हैं स्प्लिंटिंग के? फर्स्ट फायदा है कि वो पेन से रिलीफ देगा, क्योंकि अगर कोई फ्रैक्चर्ड साइट है, अगर उसके मूवमेंट पेशेंट करेगा ड्यूरिंग हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उस टाइम पे, या किसी भी टाइम पे जब उसके मूवमेंट होंगे तो उसको पेन बहुत ज्यादा होगा, तो पेन को रिड्यूस करने का काम करेगा। सेकेंड, मान के चलो मेरे अंदर वाला जो बोन है वो ब्रोकन है, उस कंडीशन में अगर मेरे हैंड्स के या लेग के मूवमेंट होते हैं तो जो मेरा सॉफ्ट टिश्यू और स्किन है उसको तोड़ के वो बोन क्लोज से ओपन फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लोज फ्रैक्चर को मैनेज करना एज पॉसिबल इजी होता है एज कंपेयर टू ओपन फ्रैक्चर, तो उसे ओपन में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए भी हमें स्प्लिंटिंग करनी चाहिए।
उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक में नहीं जाएगा, पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म नहीं होगा, इन सबको भी स्प्लिंटिंग के द्वारा रोका जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हम उसे और ज्यादा इंजरीज नहीं देंगे। सेकेंड, आइस थेरेपी। अब आइस थेरेपी में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पेन को रिड्यूस करने के लिए, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम आइस थेरेपी को यूज करते हैं। अब आप अगर घर पे हैं, आपके पास आइस बैग अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी पॉलिथीन की थैली में इस तरीके से क्रश करके आइस डाल सकते हैं। उसके बाद उसे साफ कपड़े में, साफ गीले कपड़े में रैप करेंगे आइस बैग को, और जहां पे भी चोट का साइट है वहां पे हम उसे लगाएंगे। अगर आपके पास कोल्ड पैक अवेलेबल है तो डेट इज ओके, आप कोल्ड पैक कर सकते हैं। अगर ओपन वुंड है, उस कंडीशन में हम कोई भी कपड़ा यूज नहीं करेंगे। एक स्टेराइल क्लॉथ मतलब साफ धुला हुआ कपड़ा जिसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस नहीं हो, वही यूज करेंगे। थर्ड वन इज कंप्रेशन। पहले ही बता चुकी हूँ, इस तरीके से हम क्रैप बैंडेज बांधेंगे जो ज्यादा ना तो टाइट होनी चाहिए ना ज्यादा लूज होनी चाहिए। नॉर्मल प्रेशर के साथ में हमें पेशेंट को क्रैप बैंडेज बांधनी है। फोर्थ वन इज एलिवेशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर लोअर लिम्ब में हुआ है तो हम पिलो द्वारा उसको कर लेंगे। अगर अपर लिम्ब में हुआ है तो आप पिलो भी यूज कर सकते हैं या स्लिंग्स भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके के स्लिंग्स आते हैं, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ ये अंकल जी को इस तरीके से एक कपड़ा बांध के ऊपर टांगा हुआ है, और अंकल का जो हाथ है वो किसमें, इस तरीके से कपड़े में टांगा हुआ है, डेट इज स्लिंग। उससे क्या होगा, हाथ जो है वो हर्ट लेवल से ऊपर रहेगा और स्वेलिंग कम आएगी। अब सेकंड फेज होता है डेफिनेटिव फेज। सबसे पहले याद रखिए, डेफिनेटिव फेज में अगर पॉसिबल है तो 72 आवर्स से पहले ही जाना है। मतलब अगर पेशेंट को चोट लगी है और उसके बाद वो फर्स्ट 72 आवर्स में ही अच्छी केयर दे सकते हैं। उसमें हम 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। अब जो रिडक्शन है आप क्लोज कर सकते हैं, कंटिन्यूस ट्रैक्शन के द्वारा कर सकते हैं, या ओपन रिडक्शन कर सकते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। आई फॉर इमोबिलाइजेशन, मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट को मूव नहीं करना है, उसको स्टेबल रखना है, दैट इज इमोबिलाइजेशन। और पी स्टैंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन, मतलब आप उस पार्ट के फंक्शंस को जितना ज्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं, पेशेंट की नर्व और मसल जितना कम डैमेज होगी, जितना जल्दी पेशेंट मूवमेंट करने लगेगा, वो सारा आता है पी में। अब देखिए, क्लोज रिडक्शन का क्या मतलब है। पेशेंट का हाथ में चोट लगी है, हमने उसके स्किन को नहीं खराब किया है, स्किन में कोई कट नहीं डाला है, और हमने उसे अंदर से ही ट्रैक्शन दे करके उसे बैलेंस कर दिया, उसको अपनी जगह पे बोन को ले आए, दैट इज क्लोज मैनिपुलेशन। ओपन, जिसमें हमने कट दिया, कट देने के बाद में जहां फ्रैक्चर साइट है वहां पे हमने स्क्रू, नेल, प्लेट्स, इनके द्वारा उसे फिक्स किया, डेट इज ओपन रिडक्शन। एंड थर्ड वन मैंने बोला था कंटिन्यूअस ट्रैक्शन, जिसे हम आज के टाइम पे बहुत रेयरली यूज करते। उसमें ये पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज लिया जाता था, जिसमें पुलीज वगैरह लगा करके, इस तरीके का पूरा सिस्टम लगा के पेशेंट का जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट होता था उसको कंटिन्यूअस ट्रैक्शन में रखा जाता था, ताकि जो बोन है वो सही जगह से जुड़ पाए। आजकल हम इसका इतना ज्यादा यूज नहीं करते। अब देखिए, रिडक्शन के 6 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है ट्रीटमेंट बाय फंक्शनल यूज ऑफ लिम्ब, मतलब अगर आपके रिब में फ्रैक्चर हुआ है, अगर आपके स्कैपुला में फ्रैक्चर हुआ है, उस कंडीशन में आपको पीओपी कास्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर माइनर फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन नहीं है, उस कंडीशन में इस तरीके के बेल्ट्स पहनने से काम चल जाएगा, फ्रैक्चर ऑटोमेटिकली हील समय के साथ में हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वन है इमोबिलाइजेशन अलोन। इसमें जैसे आपका जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस जो बोन है, उसका सर्जिकल नेक में अगर फ्रैक्चर हो गया है और डिसलोकेशन नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको पीओपी कास्ट करने की जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से पेशेंट को स्लिंग लगाएंगे, और स्लिंग लगाने के बाद में इस तरीके से इसको सपोर्ट दे देंगे, तो समय के साथ ये अपने आप ही हील हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इमोबिलाइजेशन अलोन, मतलब इसमें हमने मैनिपुलेशन नहीं किया है, सिर्फ इमोबिलाइजेशन किया है। दैट इज सेकेंड वन।
थर्ड वन इज हमने क्लोज रिडक्शन करने के बाद में इमोबिलाइजेशन किया। ठीक है, अगर कोई डिस्प्लेस्ड है, मतलब बोन यहां से टूटी, टूटने के बाद इस तरीके से बाहर की तरफ मुड़ गई, मुड़ने के बाद अब आप उसी को उसी टाइम पे इमोबिलाइज कर देंगे तो बोन क्या होगी, गलत तरीके से जुड़ जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रैक्शन दे करके उसे सही पोजीशन पे लाते हैं पहले, उसके बाद हम उसमें इमोबिलाइजेशन करते हैं, जो हम पीओपी कास्ट कर सकते हैं, पीओपी स्लैब कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स होते हैं, उसके द्वारा हम उसे इमोबिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज हमने रिडक्शन तो क्लोज किया है, बट मान के चलो जॉइंट में कहीं पे फ्रैक्चर था, तो अब वहां पे आप उसको वैसे फिक्स या इमोबिलाइज नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, के वायर्स होती है, रश पिन्स होती है, उनको बाहर से उस जगह पे ले जाके, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा जॉइंट में फ्रैक्चर था, ये जो रेड लाइन है जॉइंट में फ्रैक्चर था, इसको हमने रिडक्ट किया, क्लोजली मैनिपुलेट किया, उसके बाद में हमने इस तरीके से इसे पिन्स या वायर्स के द्वारा स्टेबलाइज कर दिया, क्योंकि हम उसे फिक्स नहीं कर सकते थे। इसे बोलते हैं परक्यूटेनियस फिक्सेशन, मतलब स्किन के साथ या स्किन के ऊपर से इसे फिक्स कर दिया जाता है। फिफ्थ वन, अब क्लोज ऐसा है कि जो बोन है मल्टीपल पार्ट्स में टूट गया है, या जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो गया है। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर क्या, जॉइंट के आसपास जो बोन है वहां फ्रैक्चर हो गया है, जिसमें जॉइंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे फ्रैक्चर्स में मोस्टली हमें ऑरिफ करने का जरूरत पड़ता है, दैट इज ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक बड़ा कट लगा करके ओपन करते हैं, देन बोन को रिडक्ट करते हैं, उसको अपनी सही पोजीशन में लाया जाता है। उसके बाद स्क्रू, प्लेट और मल्टीपल जैसे नेलिंग वगैरह होती है, वायर्स होते हैं, उनकी हेल्प से उसे स्टेबलाइज किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन। यहाँ देखिए डायग्राम में, यहाँ पे एक कट लगाया है, इसको ओपन रिडक्ट करा है, इसको बोन को अपनी जगह पे लाया गया, उसके बाद इस तरीके से प्लेट्स फिक्स कर दी गई है। इसे बोलते हैं ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। अब सिक्स्थ वन, जो आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है। देखो, आज के टाइम पे समय की वैल्यू है, हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि वो बहुत ज्यादा टाइम ना तो हॉस्पिटल में स्टे कर सकता है, ना वो बहुत ज्यादा पेन बियरिंग कर सकता है। उस कंडीशन में आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे डेवलप हुआ है मिनिमल इन्वेजिव ओपन सर्जरी। इसमें क्या किया जाता है, इस तरीके के, जैसे यहाँ पे बोन में फ्रैक्चर है तो हम उसे पूरा कट करके ओपन नहीं करेंगे, हम दो छोटे छोटे इंसिजन्स देंगे, उसके द्वारा ही इसे रिडक्ट किया जाता है और उसको फिक्स किया जाता है। अब किसी भी चीज के अगर प्रॉन्स होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं। अब जो प्रोसीजर है इसमें हीलिंग फास्ट होती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे है वो कम हो जाता है और पेशेंट का जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाता है। बट इसका क्या ड्रॉबैक मान सकते हैं, इसका क्या कौन मान सकते हैं कि इसको करने में एक तो एक्सपीरियंस चाहिए, जिसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो वो ही कर सकता है। दूसरा, इसको करने में टाइम ज्यादा लगता है। ये इसके 2-3 कॉन्स है। अब हमारा अगला टॉपिक है इमोबिलाइजेशन। ठीक है, हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं रिडक्शन, सेकेंड वन इज इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन की बात हम अभी तक बहुत बार कर चुके हैं, मतलब उस जगह को उसी जगह पे, मतलब मुझे मेरा हाथ अगर ऐसे ही रखना है तो इसको किसी भी तरीके से अगर मैं ऐसे ही रोक दूं, चाहे मैं स्लिंग की हेल्प से रोकूं, चाहे मैं स्ट्रैपिंग करूं, चाहे मैं पीओपी करूं, चाहे मैं कास्ट करूं, स्लैब करूं, के वायर करूं, प्लेट लगाऊं, रॉड लगाऊं, कुछ भी करूं, बट इसको अगर स्टेबल कर दूं, दैट इज इमोबिलाइजेशन। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन करना है तो हम स्ट्रैपिंग कर सकते हैं, स्लिंग कर सकते हैं, कास्ट मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, पीओपी स्लैब या कास्टिंग कर सकते हैं। बट ऑपरेटिव मेथड जिसमें हम लोग इंटरनली इमोबिलाइजेशन करते हैं, डेट इज के वायर, स्टील वायर, नेल्स, स्क्रू, प्लेट, रॉड्स, मल्टीपल चीजें होती है। एक बार हम इन्हें डायग्राम्स में देख लेते हैं। देखो, स्ट्रैपिंग मेथड, मान के चलो अगर इस फिंगर में फ्रैक्चर हो गया, अब इसको स्टेबलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि या तो मैं इसको इसके साथ स्ट्रैपिंग कर दूं या मैं इसको इसके साथ स्ट्रैपिंग कर दूं। तो उससे क्या होगा, हमें अलग से कोई भी कास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों को आपस में इस तरीके से स्ट्रैपिंग कर दूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, इससे ये हीलिंग फास्ट हो जाएगी, इसके मूवमेंट कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये इमोबिलाइज हो जाएगी। सेकेंड वन इज स्लिंग। स्लिंग आपको पता है, सबको पता है, आपने सबने देखा होगा फोर आर्म के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें जनरली स्लिंग्स का यूज किया जाता है। थर्ड वन है कास्ट, पीओपी जो कास्ट होता है वो।
अब जो पीओपी कास्टिंग होती है वो पूरे हाथ पे होती है, लाइक पूरे हाथ, पूरे पैर या पर्टिकुलर पूरे पार्ट पे होती है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे हमने पूरे के पूरे आर्म पे इस तरीके से कास्टिंग कर दी है। दूसरा आता है पीओपी स्लैब। इसमें हम क्या करते हैं, जो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो पट्टी आती है उनको 20 या 21 टाइम्स फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद में पानी में डिप करते हैं। अब जो फोल्डिंग होती है वो उस पर्टिकुलर पार्ट के अकॉर्डिंग होती है कि हमें किस लंबी साइज में लेना है, क्या लेंथ लेना है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसका एक डिटेल वीडियो प्रैक्टिकली बना देंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है, कास्टिंग या स्लैब कैसे किया जाता है। फिर उसमें 2/3 तरीके से नीचे की तरफ से इसको सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट जैसे मेरे को स्लैब लगाना है, मैंने यहाँ पे स्लैब लगा के सपोर्ट दिया और ऊपर मैं नॉर्मल बैंडेजिंग कर दूंगी। ठीक है, ये होता है पीओपी स्लैब। ऑपरेटिव मेथड्स में के वायर, स्टील वायर, नेलिंग्स, इस तरीके से स्क्रू डाल सकते हैं या इस तरीके से प्लेट्स लगा सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स है। रॉड्स का यूज करते हैं। अब थर्ड वन इज रिहैबिलिटेशन। फेज थर्ड क्या है, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, अगेन जब चोट लगी है तब से लेकर के जब तक पेशेंट अपनी मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शंस या अपनी मैक्सिमल मसल्स, नर्व्स की जो मूवमेंट है वो प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें हम 3 चीजों पे काम करते हैं। फर्स्ट, अगर कहीं चोट लगी है, मान के चलो अगर मेरे लोअर लिम्ब में चोट लगी है, तो जो जॉइंट्स हैं जैसे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, उनके मूवमेंट प्रॉपर होने चाहिए। तो जब इमोबिलाइजेशन होता है उस टाइम पे भी उनके थोड़े थोड़े मूवमेंट किए जाते हैं। अगर वहां पे पीओपी कास्ट नहीं है, मतलब अगर मेरे नी से नीचे ही पीओपी कास्ट किया हुआ है, तो मैं धीरे धीरे किसी की हेल्प से, घर में या नर्सेज की या फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से नी के मूवमेंट बहुत माइनर करती रहूंगी, ताकि मेरा जो नी जॉइंट है वो बाद में स्टिफ ना हो जाए, वो बाद में काम करना कम ना कर दे। तो इसे बोलते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशन। सेकेंड वन इज मसल री एजुकेशन एक्सरसाइज। अब मसल री एजुकेशन क्या होता है, देखो अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट की मसल्स को यूज नहीं किया जाएगा, काम नहीं किया जाएगा, तो धीरे धीरे मसल वॉस्टिंग में चले जाती है, मसल अपने आप डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। इसीलिए जब आपको लंबे टाइम तक फ्रैक्चर के बाद में पेशेंट उठता है, तो वो पहले की तरह हड्डी जुड़ने के बाद भी नहीं चल पाता है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर पार्ट की मसल वॉस्टिंग में चले गई है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपीज होती है जिनकी हेल्प से हम उसे री एजुकेट कर सकते हैं या उसे वापस बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें हम मसल्स भी होती है और नर्व्स भी होती है। तो इसको न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन भी हम बोल सकते हैं। थर्ड वन इज फंक्शनल यूज ऑफ लिम्ब, मतलब जो उसका लिम्ब का यूज है वो पूरा फंक्शन में आ जाए। अब देखिए जॉइंट मोबिलाइजेशन, देखो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर कोई जॉइंट का हम यूज नहीं करेंगे, उसे इमोबिलाइज रखेंगे या कोई भी इंजरी के कारण जॉइंट यूज नहीं कर पा रहे, उन सब कारण से क्या होता है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है या आपका जो जॉइंट है उसका मूवमेंट कम होके धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, इस तरीके के मोटराइज डिवाइस आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके के मोटराइज डिवाइस आते हैं, उनकी हेल्प से आप जॉइंट को मूवमेंट करा सकते हैं या किसी भी हेल्पर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, इनकी हेल्प से आपके जॉइंट के माइनर मूवमेंट कराए जा सकते हैं इमोबिलाइजेशन की कंडीशन में भी। आफ्टर रिमूवल ऑफ इमोबिलाइजेशन, मतलब आपने जो कास्टिंग थी वो हटा दी है, उसके बाद आप प्रॉपर फॉर हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जेंटल मसाज कर सकते हैं और जॉइंट का मोबिलाइजेशन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। मसल री एजुकेशन एक्सरसाइज हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मसल्स का यूज नहीं करेंगे तो मसल वास्टिंग में चला जाएगा, तो उसके लिए उसको प्रॉपर रखने के लिए हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं। अब ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन भी हम ये कर सकते हैं, जिसमें हम माइल्ड मूवमेंट कराते हैं। लाइक मेरा ये वाला पार्ट अगर फ्रैक्चर्ड है तो मैं यहाँ के थोड़े बहुत भी मूवमेंट करूंगी, तो ये वाले जो पार्ट की मसल्स है वो स्क्वीज थोड़ी बहुत होंगी, तो उससे वो वास्टिंग में नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन भी हम कर सकते हैं और आफ्टर रिमूवल ऑफ इमोबिलाइजेशन तो हम प्रॉपरली कर सकते हैं। देखो जब भी इमोबिलाइजेशन को रिमूव किया जाता है, जनरली 21 डेज तक हमारा जो पीओपी कास्ट है वो रहता है, बट एज के अकॉर्डिंग उसका टाइमिंग चेंज हो जाता है। अगर ओल्ड एज है तो हम ज्यादा टाइम भी रख सकते हैं, अगर यंग एज है तो हम उसका 21 डेज में रिमूव कर सकते हैं, या पार्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपने पीओपी कास्ट कहाँ लगाया है।
अब जब भी पीओपी कास्ट अगर 21 डेज हम आइडियली माने 21 डेज के बाद हम रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद वहाँ की स्किन ड्राई फ्लेकी हो जाती है। तो सबसे पहले पीओपी कास्ट रिमूव करने के बाद हम अच्छे से स्किन को क्लीन करेंगे, जो फ्लेक्स अगर आ गए हैं तो उनको रिमूव करेंगे, अच्छे से ऑयल अप्लाई करेंगे। आफ्टर डेट हम हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, एक्टिवली उसको एक्सरसाइज करा सकते हैं। पेशेंट खुद से नहीं कर सकते हैं तो हम उसको नर्स की या किसी की फैमिली मेंबर की हेल्प से वो सारी एक्सरसाइजें करा सकते हैं। दैट इज मसल री एजुकेशन एक्सरसाइजेस। इसे मसल ना बोल के हम न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन एक्सरसाइजेस बोलेंगे तो दैट इज बेटर। थर्ड वन इज फंक्शनल यूज ऑफ लिम्ब। इसमें पेशेंट को जल्दी से जल्दी उसके जो भी फंक्शंस हैं उनको चालू करने के लिए करवाने के लिए हम कोशिश करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं उसे कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, उनके जॉइंट के मूवमेंट कराते रहते हैं, उसकी जो मसल वास्टिंग हो रही है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप पीओपी कास्ट के साथ भी थोड़ा चल सकते हैं या इस तरीके से किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके, लाइक क्रंचेस हो गए, स्टिक्स हो गए, वॉकर्स हो गए, इनका यूज़ करके अगर आप चलेंगे तो आपका जो फंक्शनल जो एबिलिटी है, जो उस पर्टिकुलर पार्ट का काम है, वो आप जल्दी रीगेन कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की है फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के बारे में। ये एक फ्रैक्चर के जनरल ट्रीटमेंट के बारे में बात की है। आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज में या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।